गुड मॉर्निंग, नमस्कार क्लास। आप सभी का हिंदी की क्लास में एक अंतराल के पश्चात बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको श्यामपट्ट पर लिखा दिख रहा है कि आज की हमारी जो कक्षा है वो मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है, तो उसी से संबंधित बेटा अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास जरूर रखें, क्योंकि उसी पाठ्य पुस्तक में जिस तरह से ये पूरा पाठ जो है वो बताया गया है एक कहानी के तौर पे, तो इसी कहानी की कथा वस्तु को हम एक एक मुख्य बिंदु में विभाजित करते हुए इसका अध्ययन करेंगे। आज इस पूरे पाठ की महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे सबसे पहले यहाँ पर लेखक का परिचय प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद पूरी कहानी जो शीर्षक है दुख का अधिकार दिया गया है उसकी पूरी कथा वस्तु को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बेटा यहाँ लिखा गया है दुख का अधिकार कहानी का जो साहित्यकार है, रचयिता है, जो लेखक हैं, उनका नाम है डॉक्टर यशपाल खत्री। यशपाल जी कौन थे, हिंदी साहित्य जगत में किस रूप में और किस भूमिका में वो जाने जाते थे, उसी का परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ही लिखा गया है लेखक का परिचय। लेखक के परिचय में सर्वप्रथम मुख्य बिंदु दिया गया है उनका जन्म। यहाँ उनका जन्म जो है वो फिरोजपुर छावनी पंजाब, फिरोजपुर छावनी कहाँ पर है, पंजाब, उस जगह पर सन 1903 ईस्वी में हुआ। जन्म हुआ फिरोजपुर छावनी पंजाब में सन 1903 में और सन 1976 में, सन 1976 उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। बनारस उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यकार यशपाल के विषय में ये जानकारी दी जाती है कि फिरोजपुर छावनी पंजाब में इनका जन्म हुआ सन 1903 में। इनकी माता जो है वो एक विद्यालय में, जो अनाथ आश्रम से संबंधित विद्यालय था, उसमें एक अध्यापिका के तौर पर कार्यरत थी और इनके पिता जो है वो व्यवसायी थे और व्यवसायी होने के नाते वो अपने सौदों का लेन देन करने के लिए कई बारी घर से बाहर भी जाया आया करते थे। तो यशपाल के विषय में सारी जिम्मेवारी उनकी माता की थी और माता जो है अपने इस पुत्र को आर्य समाज से संबंधित करते हुए उनमें वही गुण विकसित करना चाहती थी जो दयानंद सरस्वती के जीवन से संबंधित थे। तो यहाँ पर यशपाल जो है वो उनका जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ, तो माता के आश्रय में बड़ी ही तल्लीनता से, एकाग्रता से वो धीरे धीरे वृद्धि और विकास करने लगे। अब जब बात आई उनकी शिक्षा दीक्षा की, तो उनकी माता ने उस समय आर्थिक विकटता यानी संकट का सामना करने के बावजूद भी अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने गुरुकुल में उनका, छात्रावास में उनका जो दाखिला करवा दिया। छात्रावास में रहकर उस समय आपने देखा है 1903 से लेके 1976 वही समय है जब हमारे देश में अंग्रेजी शासन का बोलबाला था और उनके अमानुषिक बर्बरतापूर्ण अत्याचारों से पूरा देश विक्रांत और क्षुब्ध हो चुका था। उस समय छात्रावास में अध्ययन करते हुए जो यशपाल जी हैं वो शुरू से ही यानी बचपन से ही अपने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सजग थे। राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर जो हमारे देश में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चोरी चोरा कांड, ये जितने भी आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, चाहे उग्र थे चाहे अहिंसक थे, ये हर रूप में उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन भगत सिंह के साथ ये मुख्य सहयोगी थे और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी विचारक जो हैं वो अहिंसा का पालन करने वाले रास्ते को इख्तियार नहीं करते थे। इसलिए बाद में गांधी जी के विचारधारा से इनका मोह भंग हो गया और भगत सिंह के साथ एक सशक्त क्रांतिकारी नेता के रूप में, क्रांतिकारी योद्धा के रूप में ये अपनी भूमिका निभाने लगे। अब क्रांतिकारी योद्धा के रूप में इन्होंने क्या देखा कि इनके जीवन से संबंधित जो आपके पाठ में परिचय दिया गया उससे कुछ अलग आपको जानकारी देना चाहूंगी कि इनके जीवन में दो घटनाएं हुई। एक घटना क्या थी
कि उस समय ये 4 या 5 वर्ष के थे, उस समय इन्होंने देखा कि जब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर भारत के लोगों की बड़ी ही दुर्दशा हो रखी है, सड़कों का निर्माण करवाया गया तो उस सड़कों पर ब्रिटिश अधिकारी ही चल सकते थे, भारतीय को उस कच्चे रास्ते से ही जाना होता था। अगर तपती धूप में या गर्मी में कोई भी भारतीय छाता लेके निकले तो उस समय ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिशर से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर उनको दिखता तो उसके सामने वो उस छाते का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। ऐसी कई बातें थी जिनकी वजह से देशपाल जी के मन में उग्र भावों की उपज शुरू हो गई। उनको लगने लगा कि ये ब्रिटिश जो राज है ये भारत के अंदर इस भारत का दमन कर रहा है और इसके दमन से बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्रांतिकारी रास्ते को अपनाना आवश्यक है। जहां इन्होंने सक्रिय भागीदारी क्रांतिकारी आंदोलन में निभाई, वहीं उन्होंने लेखनी का भी सहारा लिया, यानी एक अच्छे साहित्यकार की भूमिका के तौर पर इन्होंने कई रचनाएं लिखी। यह रचनाएं 2 तरह की थी, एक तो था उपन्यास और दूसरी थी कहानी। बेटा उपन्यास और कहानी में बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। उपन्यास की कथा वस्तु बहुत विस्तृत होती है, जबकि कहानी के अंदर कथा वस्तु सीमित होती है। उपन्यास के अंदर पूरे जीवन का वृत्त चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जबकि कहानी के अंदर जीवन के किसी एक विशेष हिस्से को दर्शाया जाता है। उपन्यास के अंदर जब कथा वस्तु विस्तृत है तो उस कथा वस्तु को विस्तार देने के लिए जो गौण कथाएं हैं, छोटी मोटी और दूसरी घटनाएं हैं, वो भी साथ में चलती है। लेकिन कहानी जिस विषय से संबंधित है उस विषय से ही जुड़कर आगे की ओर विकास करती है, उसमें गौण कथाओं या घटनाओं का कोई हिस्सा नहीं होता। उपन्यास में कई सारे पात्र होते हैं जिसमें शीर्ष यानी मुख्य पात्र है और इसके अलावा उसके कई गौण पात्र भी होते हैं जो उस उपन्यास को और ज्यादा आकर्षक और मनोरंजक बनाते हैं। लेकिन कहानी में मुख्य पात्र को ही विशेष स्थान दिया जाता है, जिन पात्रों के इर्द गिर्द पूरी कहानी की कथा वस्तु घूमती रहती है। तो इस आधार पर इन्होंने उपन्यास और कहानी इन दोनों साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। अब इनमें जो उपन्यास है उन उपन्यासों में नाम दिया जाता है, एक तो देशद्रोही, पार्टी कामरेड और दादा कामरेड। इसमें एक और उपन्यास है जिसका शीर्षक दिया इन्होंने मेरी, तेरी और उसकी बात। यह इतना प्रशंसा और प्रसिद्धि पा चुका था कि इस उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलवाने का श्रेय इस उपन्यास को जाता है जिसका शीर्षक था मेरी, तेरी और उसकी बात। और उन्होंने कहानियां भी लिखी। इस कहानी में एक तो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित कहानी है दुख का अधिकार, इसके अलावा यहाँ एक और कहानी है फूलों का कुर्ता। तो मात्र 3 या 4 इनकी रचनाओं को हमें ध्यान में रखना है। पिंजरे की उड़ान, तो 2 कहानी हमने यहाँ पर लिख दी और 2 या 3 उपन्यासों के नाम हमने यहाँ दे दिए। मूल रूप से इस उपन्यास को जरूर ध्यान में रखना, मेरी, तेरी और उसकी बात, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब उनकी कहानियों का मुख्य विषय क्या था? जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ये सूचित किया कि यशपाल जी ने वास्तव में जिस समय में जन्म लिया और जिस समय में उनका जन्म उनके जीवन का विकास हुआ था, उस समय यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन से विद्रोह की भावना उनके बाल्यकाल में ही उपजने लगी थी। और इसी विद्रोह की भावना के कारण न केवल उन्होंने सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी निभाई, बल्कि उन्होंने लेखन कार्य से भी अपने आप को जोड़ा। और इन लेखन कार्यों में इन समस्त रचनाओं का मूल विषय क्या था? वर्ग संघर्ष। आपने सामाजिक विज्ञान में इस बारे में अध्ययन किया होगा कि कार्ल मार्क्स जो थे एक ऐसे राजनीतिक विचारक जो इस समाज के अंदर 2 वर्ग के बारे में बात कहते हैं, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। और हमेशा से ये अमीर वर्ग जो है सत्ता में रह
रहता है और अमीर वर्ग गरीबों का शोषण करता है, इसलिए इन दोनों में आपस में संघर्ष चलता रहता है। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्ग संघर्ष को भी अभिव्यक्ति दी है कि दो वर्ग हैं, इन दो वर्गों में कहीं ना कहीं असमानता है और असमानता के कारण उनमें संघर्ष बना रहता है। दूसरा है मनोविश्लेषण, यानी मन के विचारों को थोड़ा सा आलोड़ित प्रताड़ित करते हुए कैसे एक व्यक्ति के सोचने का नजरिया है, किस तरह से एक व्यक्ति किस पद पे या किस सामाजिक स्थिति में है तो उसकी विचारधारा कैसी है, उस मन का पूरा विश्लेषण भी उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। यानी मान लो दो पात्र हैं, एक धनाढ्य परिवार से संबंधित है तो उसकी विचारधारा कैसी है, और एक गरीब परिवार से संबंधित है तो उसकी मन की विचारधारा या मन की सोच कैसी है, उन सारे मनों का विश्लेषण जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। और तीसरा है व्यंग्य। अब जब वर्ग संघर्ष आता है और वर्ग संघर्ष के आधार पर उनकी मनों की सोच जो है अलग अलग आती है, तो उन सोच के पहलुओं पर विचार करते हुए उन्होंने देखा कि कौन सा नजरिया समाज के लिए गलत है और कौन सा सही है। जो गलत है उसको गलत ठहराने के लिए उन्होंने बेबाक व्यंग्य किया है, यानी टोंट कसी है, और इसमें बिल्कुल भी उन्होंने सकुचाई नहीं है या बिल्कुल भी उन्होंने थोड़ी बहुत भी शंका प्रस्तुत नहीं की है। अब बात आती है रचनाओं का मुख्य विषय, फिर आता है अपनी जो पाठ परिचय की बात है, पाठ का शीर्षक दिया गया है दुख का अधिकार। सबसे पहले ये बातें वापस से दोहरा ली जाए तो अच्छा है कि लेखक यशपाल जी, इनका जन्म सन 1923 में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ। बाल्यकाल जो है थोड़ी सी आर्थिक संकट की स्थिति में बीता, लेकिन इनकी माता जो है उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान देना चाहती थी, इसलिए उनको आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत किसी छात्रावास में दाखिला करवाया गया। बचपन से ही जब उन्होंने देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन किया तो वो राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी लेते रहे, और पहले तो वो गांधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, लेकिन अहिंसक रूप से वो इस रास्ते को अपनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन मात्र प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देने वाला नहीं था। इसलिए भगत सिंह जैसे राजनीतिक उग्र या क्रांतिकारी विचारक के साथ ही उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। सक्रिय भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने मुख्य तौर पर निभाई, साथ ही उन्होंने लेखन कार्य के द्वारा भी इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया। और साहित्यिक रचनाओं में उन्होंने मूल रूप से उपन्यास और कहानी लिखी। उपन्यासों में वो इनके जो है दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात जो है प्रमुख है। मेरी तेरी उसकी बात इस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कहानियों में जो है दुख का अधिकार, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, ये मूल कहानियां हैं। अब उपन्यास और कहानी जैसी रचनाओं में इन्होंने मुख्य रूप से वर्ग संघर्ष, यानी समाज में दो अलग अलग वर्ग है उनमें आपस में लड़ाई चलती रहती है, मनोविश्लेषण, लोगों के सोचने का नजरिया क्या है, उनकी मन की सोच कैसी है उसके बारे में, और अगर जो गलत चीज दिखती है उस पर तीखा व्यंग्य या करारा प्रहार उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। ये इनके जीवन परिचय से संबंधित बात आती है, और अपने साहित्यिक कार्य से जुड़े रहने के बावजूद एक लंबे या दीर्घ जीवन को जीते हुए सन 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 1970 के आसपास इन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। 1976 इनकी मृत्यु का समय है, लेकिन 1970 के आसपास इनको पद्म भूषण भारत के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आती है हमारे पाठ की। पाठ का शीर्षक दिया गया है दुख का अधिकार। दुख का अधिकार पाठ एक कहानी है। कहानी में क्या होता है, कहानी में एक पूरी कथा वस्तु होती है, यानी कहानी का कथानक होता है, यानी कहानी में जो बात कही जा रही है वो क्या है। अब इस बात को कहने के लिए कहानी में दो या दो से अधिक चरित्र होते हैं जिन्हें कैरेक्टर्स की संज्ञा दी जाती है, और इन कैरेक्टर्स का चरित्र चित्रण भी किया जाता है, यानी हर एक कैरेक्टर के अंदर उसके क्या गुण हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब एक आ गई कथा वस्तु यानी कथानक, कहानी का आ गया कथानक, फिर आ गए इसके प्रमुख चरित्र, उन चरित्रों का यहाँ पर कर दिया हमने चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण करने के साथ वहां का वातावरण भी प्रस्तुत करना होता है, और पूरी कहानी यहाँ घूम करके एक हमारे सामने जो है उद्देश्य भी रखती है, यानी शिक्षा भी देती है। यानी इस कहानी का
मूल रूप से कौन सी सीख देने का उद्देश्य रहा है, ये मुख्य रूप से 5 पॉइंट कहानी के मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं। तो कथानक यानी कहानी की कथा वस्तु। अब ये कहानी की कथा वस्तु कैसे चलती है कि प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार में उन्होंने एक प्रश्न हमारे समाज के सामने रखा है। ये दुख में मातम तो हर कोई मनाना चाहता है, दुख में दुखी हर कोई रहना चाहता है, लेकिन सामाजिक असमानता के चलते और देश में फैले हुए अंधविश्वासों को देखते हुए आज भी हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो दुख मनाने का अधिकार भी नहीं रखता है, क्योंकि उसके पास ना तो इतना अवकाश है और ना इतना पैसा कि जिसके कारण वो बैठ करके किसी की मृत्यु पर या किसी भी कारण से दुखी हो सके। अब वो कौन सा वर्ग है, उस वर्ग का जो नेतृत्व है वो कौन सा चरित्र कर रहा है, उसके साथ क्या ऐसी घटना घटित हुई, इसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कहानी में आता है इसका कथानक, फिर आते हैं इसके चरित्रों में यहाँ पर एक तो लेखक खुद है और एक है यहाँ पर अधेड़ उम्र की महिला। अधेड़ उम्र यानी आधी 50 वर्ष से ऊपर की उम्र की कोई महिला, और यहाँ पर है व्यंग्यपूर्ण बातें करने वाले लोग, व्यंग्यपूर्ण बातें करने वाले कुछ लोग। अब मूल रूप से इन चरित्रों के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी चल रही है। आप जब अपने इस पाठ को शुरुआत से पढ़ना शुरू करोगे तो वहां देखोगे सबसे पहले एक पंक्ति वहां दी गई है पोशाक। पोशाक व्यक्ति की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित करती है। पोशाक जो है व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। कैसे? तो लेखक ये कहना चाहता है, सबसे पहले उसने कहानी की शुरुआत इस पैराग्राफ से करी कि सबसे पहले जो है पोशाक यानी पहनावा व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है। कैसे? कि जिस व्यक्ति की पोशाक यानी जिसके जो कपड़े हैं वो अच्छी ब्रांडेड कंपनी के होंगे तो हम वहां से इसका अंदाजा लगा लेंगे कि वास्तव में वो व्यक्ति बहुत अच्छे घर का है, अमीर खानदान का है, और जिसके थोड़े कम होंगे तो उसमें मध्यम वर्ग, और बिल्कुल खराब होंगे तो उसको निम्न वर्ग। इस हिसाब से विभिन्न श्रेणियां निर्धारित करती है कौन? पोशाक यानी व्यक्ति के पहने जाने वाले कपड़े। अब इन्हीं कपड़ों से लेखक ने अपनी मजबूरी बताई है। पोशाक जो है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और दर्जे को भी निर्धारित करती है, सामाजिक स्थिति और दर्जे को भी निर्धारित करती है। जो सूट बूट पहनकर चलने वाला व्यक्ति है तो समाज के अन्य व्यक्ति, बाजार के अन्य व्यक्ति उसको देख करके ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वास्तव में ये अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छे घर से संबंधित है। और जो साधारण कपड़े पहन करके निकलने वाला व्यक्ति है उसको देख करके उसके सामाजिक स्थिति और दर्जे का अंदाजा लगा दिया जाता है कि ये मध्यम वर्गीय है। और वो जो एकदम ही खराब कपड़े पहन करके निकलता है तो उससे अंदाजा लगा लिया जाता है ये निम्न दर्जे का है। तो यहाँ पर यही पोशाक अलग अलग श्रेणियों में बांटती है, अलग अलग उसकी सामाजिक स्थिति और दर्जा निश्चित कर दिया जाता है। कहीं कहीं तो पोशाक हमारे लिए कई बंद रास्ते खोल देती है। कैसे? कि जो अच्छे सूट बूट वाला बंदा है तो उससे हर कोई बात करना चाहता है, तो वो व्यक्ति जो है सभी से बात कर सकता है, सभी से बात करते हुए वो दूसरों से परिचय प्राप्त कर सकता है और अपनी एक अच्छी पहल, अपनी एक अच्छी अप्रोच कायम कर लेता है। और जो गरीब होता है उससे कोई भी बात करने में रुचि नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि बंद दरवाजे खोल देती है पोशाक, और कहीं कहीं पर पोशाक जो है अड़चन या बाधा भी बन जाती है, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। लेखक ने इसी पैराग्राफ में बताया है अंतिम पंक्ति में कि कभी कभी ये पोशाक जो है वो सामाजिक समरसता स्थापित करने में बाधा या अड़चन के रूप में आती है, क्योंकि लेखक जब उस बाजार में उपस्थित हुआ तो बढ़िया सूट बूट पहने हुए था और वहां उसने उस अधेड़ उम्र की महिला को देखा जो अनवरत रोए जा रही थी। लेखक उससे रोने का कारण पूछना चाहता था और उस कारण को पूछने के लिए वो उसके पास जाकर झुक कर उससे बात करना चाहता था, लेकिन समाज के लोग उस अधेड़ उम्र की महिला पर व्यंग्यपूर्ण बातें कस रहे थे। इस कारण लेखक को लगा
कि यदि मैं जाकर के उस अधेड़ महिला से उसके रोने का कारण पूछूंगा तो ये लोग जो उस महिला पर व्यंग्य कस रहे हैं ये थोड़ी देर में अपना शिकार मुझे भी बना लेंगे और मुझे भी तरह तरह की व्यंग्यपूर्ण बातें कहने लगेंगे। इसलिए वो लेखक उस महिला से उसके रोने का कारण नहीं पूछ पाता। वहां पर सामाजिक समरसता स्थापित करने में वही पोशाक बाधा या अड़चन के रूप में सामने आती है। ये आता है पहला पैरा। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया यही अधेड़ उम्र की महिला ये कौन है और क्या कार्य कर रही है। ये अधेड़ उम्र की महिला बाजार में फुटपाथ के किनारे टोकरी में कुछ खरबूजे रखकर और कुछ नीचे गिरे हुए खरबूजों को लेकर रखकर वहां सौदा करने के लिए उपस्थित हुई है, यानी बाजार में उन खरबूजों को बेचने के लिए आई है। लेकिन सौदा करने का काम न करके वह अपने मुंह को चादर से लपेटकर अपने मुंह को दोनों घुटनों के बीच में रखकर लगातार रोए जा रही है। ये बात आपके पाठ्य पुस्तक के दूसरे पैराग्राफ में दी गई है कि लेखक ने देखा फुटपाथ के किनारे एक अधेड़ उम्र की महिला जो टोकरी में खरबूजे लेकर आई है, कुछ खरबूजे टोकरी में रखे हैं और कुछ जमीन पर पड़े हैं। लगता तो यही है कि वो वहां खरबूजे बेचने के लिए उपस्थित हुई है, लेकिन वह मुंह को चादर से लपेटे दोनों घुटनों के बीच में अपने मुंह को उकड़ू डाल करके और जो है लगातार रोए जा रही है। उसके रोने की स्थिति को देखकर कई लोग जो है दुकान पर बैठे हैं और उसको उस अधेड़ उम्र की महिला को घृणाजनक स्थिति से देखकर और उस पर ताने कस रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, व्यंग्य कस रहे हैं। व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं, लेखक खुद वहां बाजार में उपस्थित है और लेखक ये देखता है कि जो दुकानों पर बैठे हुए लोग हैं वो घृणापूर्ण तरीके से उस महिला को देख रहे हैं और देखते देखते जो दुकान पर बैठे हुए लोग हैं वो उस महिला की ओर व्यंग्यपूर्ण बातें कस रहे हैं, कह रहे हैं। सबसे पहले एक दुकान पर बैठा हुआ व्यक्ति वो दूसरी तरफ थूक करके कहने लगता है कि देखो क्या जमाना आ गया है। जब अपने आप पाठ्य पुस्तक में देखोगे सारी पंक्तियां आपको दिखेगी। पाठ के दूसरे ही पेज पे शुरुआत वाली लाइनों में दिया हुआ है कि एक दुकानदार दूसरी तरफ थूक थूकते हुए और कहने लगता है, क्या कहता है, क्या जमाना आ गया है। बेटे को मरे एक दिन भी नहीं बीता और ये बेहया सौदा करने के लिए खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आ गई है। उसी की बात को सुनकर जो दूसरा दुकानदार है वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहता है, दाढ़ी खुजाते हुए क्या कहता है कि जैसी व्यक्ति नियत रखता है अल्लाह वैसी बरकत करता है। ये टॉन्ट कहीं कसी जा रही है किससे, उस अधेड़ उम्र की महिला पर। और तीसरा व्यक्ति दिया तलई यानी तिल्ली से कान खुजाता है और खुजाते खुजाते कहता है कि भाई इन लोगों का क्या है, ये तो बड़े बेशरम लोग हैं, इनके लिए सब रोटी का टुकड़ा है, सब रिश्ते नाते रोटी का टुकड़ा है। धर्म इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई और सबकी धर्म ईमान, ये सारी बातें रोटी का टुकड़ा है। यानी ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही रिश्ते निभाते हैं, इनके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। और जब इन तीन दुकानदारों ने बातें कही तो दुकान पर बैठा जो लाला जी था वो भी कहने लगता है कि अरे ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने धर्म ईमान की नहीं, कम से कम दूसरों के तो धर्म ईमान की बात सोचा करे, दूसरों का तो धर्म ईमान भ्रष्ट ना करे। अब वो भ्रष्ट करने का कारण बताता है कि इसी अधेड़ उम्र की महिला का एक बालक यानी बेटा था और इसी बेटे की जो मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के कारण इस अधेड़ उम्र की महिला के घर में सूतक लग गया 13 दिन का। मान्यता है बेटा भारतीय संस्कृति में कि जिस किसी के घर में किसी व्यक्ति की डेथ होती है या मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के 12 या 13 दिन उस घर के संपर्क में आकर के कोई चीज खाना या वहां रहना, उस घर के लोगों से थोड़े लोग जो है दूरी बनाकर रहते हैं, वो उनके जल का, उनके खाने का, उनकी किसी वस्तु का सेवन नहीं करते हैं। कहते हैं कि वहां सूतक लगा हुआ है और सूतक लगे घर के किसी भी चीज को जो काम में लेना धर्म भ्रष्ट करने वाली बात मानी जाती है। तो लाला जी ने अपना यह व्यंग्य कर दिया। अब लेखक को बहुत उत्सुकता हुई
उसी के अगले पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि मैं कारण जानना चाहता था, तो आसपास के लोगों से बात करने पर पता चला कि इसी अधेड़ उम्र की महिला का 23 बरस का एक लड़का था जिसका नाम था भगवाना। और वह भगवाना जो है वो अपने ही थोड़े आसपास के क्षेत्र में 1.5 बीघा जमीन में हरी सब्जियां, कचियारी यानी हरी सब्जियां उगाता था और खरबूजे टोकरी में भरकर लाता, कभी खुद सौदा करता, कभी अपनी माँ को सौदा करने के लिए गले पर बिठा देता था। तो अब उसकी मृत्यु कैसे हुई भाई? तो अगले पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि भगवाना की मृत्यु का कारण जानने पे पता चला कि भगवाना अल मुंह अंधेरे बेला में, बुक में शब्द दिया है मुंह अंधेरे बेला, यानी आपको पता है अर्ली मॉर्निंग वाला समय, प्रातःकाल वाला समय, प्रातःकाल वाला वह समय जब हल्की हल्की रात भी रहती है और दिन निकलने को भी होता है, उस समय हल्का सा नीला सा आसमान जो है वो हो जाता है। उस सुबह मुंह अंधेरे बेला में जब वो भगवाना अपनी उसी 1.5 बीघा जमीन पर से खरबूजे लेने के लिए गया, तो उसी जमीन के आसपास मेड़ यानी बाउंड्री, उसके चारों तरफ की 4 दीवारी बनाई गई थी मिट्टी से। उस गीली मिट्टी होने के कारण उस मिट्टी की तरावट में सो रहा था एक सांप। अंधेरे में भगवानों को दिखा नहीं और उसी सांप पर भगवाना का पैर पड़ गया और उसी समय सांप ने उसे डस लिया। सांप के जहर के कारण भगवाना की मृत्यु हो गई। अब क्या भगवाना की जब सांप ने उसे डसा तो उसकी माँ ने कोई उपाय नहीं किया, तो आगे उन्होंने ग्रामीण परिवेश में फैले अंधविश्वासों को भी उजागर किया है। लेखक ने बताया है कि जब भगवाना को सांप ने डसा तो उस समय वहां पर उसकी माँ ने जो है तुरंत ओझा को बुलाकर लाई। आपको पता है तांत्रिक ऐसे व्यक्ति जो झाड़ फूंक किया करते हैं, या तो मोर की पंख होती है उनके पास या झाड़ू की सींची होती है, जिससे वो झाड़ फूंक करके ये सोचते हैं कि हम सांप का जो जहर है वो हम उतार देंगे। तो उस ओझा को बुला कर लाई। अब वो ओझा आया तो उसने कई झाड़ फूंक किए, नाग देवता की पूजा करी, घर में जितना भी सामान था वो दान दक्षिणा में चला गया। फिर भी भगवाना ऐसा सोया कि दोबारा जगा नहीं। धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ गया जहर के कारण और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक लाइन और दी गई है बेटा, जिससे व्यंग्य कहा गया है कि जिंदा आदमी तो नंगा फिर भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को कैसे नंगा रखा जाए। इसलिए जो भगवाना की माँ है वो आर्थिक तंगी के बावजूद भी बजाज की दुकान से एक कफन खरीद कर लाई और उस कफन खरीदने में और उस व्यक्ति की मृत शरीर की अंतिम संस्कार में घर के अंदर जितनी भी चूनी भुस्सी यानी बचा खुचा सामान था वो भी लग गया। यहाँ तक कि उसकी भगवाना की माँ के जो चूड़ी कंगना यानी छोटे मोटे जो गहने या जेवर थे वो भी बेच दिए गए, तब जाकर के उसका अंतिम संस्कार हुआ। अब जो है घर में क्या हुआ जिसकी वजह से ये अधेड़ उम्र की महिला बाजार में उपस्थित हुई खरबूजे बेचने के लिए, तो लेखक ने उसका कारण बताया कि भगवाना की तो मौत हो गई, लेकिन पीछे भगवाना की विधवा पत्नी थी और उसके बच्चे थे। जो बच्चे थे वो अगले ही दिन भूख के कारण बिलबिलाने लगे, तो दादी माँ ने उनको खरबूजे खाने के लिए दे दिए। लेकिन जो भगवाना की स्त्री थी यानी पत्नी थी, जो विधवा हो चुकी थी, वो जो है बुखार से तप रही थी। अब बुखार में तपने वाले व्यक्ति को भूख शांत करने के लिए या बुखार उतारने के लिए खरबूजे तो दे नहीं सकते, तो उनकी माँ जो है वह जो है अब पैसे का इंतजाम कौन करे, क्योंकि जिस घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था वो था भगवाना, वही मृत्यु का ग्रास बन गया। तो उस घर के लोगों को आसपास के लोग जो है उधार भी नहीं दे रहे थे, इसलिए बेचारी वो बूढ़ी महिला खुद ही खरबूजे टोकरी में डाल करके और बाजार में उन्हें बेचने के लिए उपस्थित हुई, ताकि थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगी तो घर में उन बच्चों का पेट पाल सकेगी या अपनी पुत्र वधू का इलाज कर सकेगी। तभी लेखक ये सोचने लगा कि देखो कितनी विषम परिस्थिति है। एक तरफ तो एक अधेड़ उम्र की महिला जो अपने पुत्र वियोग की स्थिति में भी बाजार में उपस्थित हुई है सामान बेचने के लिए, और दूसरी तरफ बाजार के लोग जो उसकी मजबूरी नहीं देख रहे बल्कि उसकी उस स्थिति पर उस पर व्यंग्य कस रही है।
तो लास्ट पैरे में लेखक ने दिया कि जब मैंने उस अधेड़ उम्र की महिला को रोते हुए देखा, उसके पुत्र वियोग के बारे में सुना, तो मुझे मेरे ही परिचय प्राप्त परिचय में रहने वाली यानी परिचित एक संभ्रांत यानी धनी महिला की याद आ गई। कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तो अधेड़ उम्र की महिला जो गरीब है, जिसका पुत्र मरा हुआ है, लेकिन उसको लेखक को याद आई एक संभ्रांत यानी अमीर घर की महिला, उसको भी पुत्र वियोग था यानी उसका भी बेटा मरा था, लेकिन 2.5 महीने तक यानी 2 और आधा 2.5 महीने तक वो महिला बेड से नीचे नहीं उतरी, और जब भी वह थोड़ा होश में आती तुरंत उसे मूर्छा आने लगती और वो फिर गिर जाती। ऐसी स्थिति में उसकी देखभाल करने के लिए 2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे, और आसपास के लोग जो है उस संभ्रांत महिला को सहानुभूति देने के लिए, उसके दुख में शरीक होने के लिए आते रहते थे। अब एक तरफ तो ये महिला है जिसकी सहायता करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, और एक तरफ वो महिला है जिसके पास खूब पैसा है और लोग उसके पास आकर के उसके दुख में भागीदार भी बन रहे हैं। तब लेखक ने अंतिम पंक्ति में कहा है कि अब जब मुझे किसी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो मैं मौन था, और मौन रह करके मैं ठोकरे खाते हुए दूसरों से टकराते हुए आगे चल रहा था, और चलते चलते मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न था, एक ही सोच थी, क्या कि दुख मनाने और मतलब समाज के लोगों के पास दुख मनाने के लिए एक तो अवकाश होना जरूरी है और एक सहूलियत होनी जरूरी है, यानी समय होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। गरीब तो ऐसे हैं जिनको दुख मनाने का भी कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए इस पूरे पाठ का शीर्षक रख दिया दुख का अधिकार। तो मैं ये मानती हूँ बेटा, यहाँ लेखक के परिचय और कहानी के इस तरह से कथा वस्तु को प्रस्तुत करने से आपको कहानी का कथानक समझ आ गया होगा, और बाकी जो चर्चा है कल की क्लास में की जाएगी। तब तक इस पाठ को एक बारी घर पर जरूर एक बारी दोहरान करें, पढ़ें, कहानी को समझने की कोशिश करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासों से हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।